बेटा टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी न्यू इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ व्यू। चाहे आप अपना बोर्ड एग्ज़ाम ले लीजिए तो बोर्ड एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन 3 या 5 नंबर में आता ही आता है। चाहे आप अपना नीट का एग्ज़ाम ले लीजिए, नीट के एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन तो फिक्स हैं, किस्मत अच्छी तो 3 भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जेई में भी आ ही जाता है, पर जेई की तरफ थोड़ा मेरा रुझान कम रहता है ना। तो ऐसा नहीं कि उस पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ रहे हैं, आएगा जेई में भी बेसिक चीज़ यहीं से होंगी, पर जेई का लेवल एक थोड़ा सा ऊपर रहता है। तो जाएंगे डीप, बट कोशिश करूँगा कि जेई भी कवर हो जाए, लेकिन अपना मेन फोकस क्या है एनसीईआरटी, क्योंकि इनऑर्गेनिक देखो ऑर्गेनिक बाहर आ जाती है, बाहर तो खैर वो भी नहीं आती, बट फिर भी ऑर्गेनिक के स्टैंडर्ड सवाल बन जाते हैं। लेकिन इनऑर्गेनिक और जो आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री बनती है, ये लगभग एनसीईआरटी ही सारा डिटेल रहता है। और इनऑर्गेनिक तो चाहे जेई हो, इवन एडवांस में भी अगर आपकी एनसीईआरटी आपके टिप्स पर है तो आप मान के चलिए कि लगभग सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, सो इनऑर्गेनिक में हम लोगों को पढ़ लेंगे डिटेल में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैं डिटेल में कराता चलूँगा, लेकिन एनसीईआरटी नहीं छोड़नी है, एनसीईआरटी की एक लाइन कवर होनी चाहिए। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, जो भी आप लोग बोलेंगे, सारी एक ही बात है। तो यहाँ पर हमारे पास स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर किसके साथ, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बेटा एक ही बात है, कॉम्प्लेक्स बोल लो या कोऑर्डिनेशन बोल लो। ठीक है, अब हमारे पास ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे होती है, आज इन सब चीज के बारे में जानेंगे और कैसे कैसे कंपाउंड बनते हैं ये हम लोग समझें। ठीक है, देखो बेटा अगर मैं बात करता हूँ आपके पास, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सबसे पहले तो आपके पास आता है कि जो आपके कंपाउंड दिखेंगे वो आपको डी और एफ ब्लॉक के ज़्यादातर दिखेंगे। किसके दिखेंगे, डी और एफ ब्लॉक के। अब भैया डी और एफ ब्लॉक के ही एलिमेंट्स जनरली ये क्यों दिखाते हैं, तो इनके कई सारे रीजंस हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और एक मेन रीज़न आप लोग याद रख लीजिए, क्या रहता है, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल रहती है। अच्छा, आपकी एनसीईआरटी में वर्नर्स थ्योरी वगैरह से शुरू करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इतना दिक्कत नहीं लेनी है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या आएंगे, सिंपल जैसे मैं करा रहा हूँ उस तरीके से करना, वर्नर्स में कराऊंगा लेकिन एक इंट्रोडक्शन क्लास के बाद। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट आएंगे जनरली कौन से हैं, डी एंड एफ। व्हाई, बिकॉज दे हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आप लोगों के जीवन में भी अगर देखोगे तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो हर जगह आपको दिख जाएंगे, वो हर जगह आपको दिख जाएंगे। कॉल आ रहा है दोनों की रस। ओके, सो मैं ये कह रहा था कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। जैसे कि आपके आसपास आप देखते हैं क्लोरोफिल, राइट। तो क्लोरोफिल में भी हमारे पास कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट रहता है, आपको पता रहना चाहिए, मैग्नीशियम रहता है। इसके अलावा आप विटामिन B12 लेते हो, विटामिन B12 में हमारे पास कौन सा एलिमेंट रहता है, किसी को पता है, कोबाल्ट रहता है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में बेसिकली गिवन भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा हीमोग्लोबिन पता ही है आपको, आयरन से भरपूर रहता है। ठीक है, तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये भी हमारे पास बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही फॉर्म करते हैं। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर तो आई होप मैंने आपको बता भी रखा है ना। सो यहाँ पर अगर हम लोग आगे चलेंगे तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है बेटा, ये बेसिकली एडिशन कंपाउंड से आते हैं। कैसे आते हैं, एडिशन कंपाउंड। अभी एडिशन कंपाउंड कैसे आते हैं, लेट्स से मेरे पास कोई भी 2 सॉल्ट है, लेट्स से मेरे पास कोई भी 2 सॉल्ट हैं। सबसे पहले मैंने लिया एक सॉल्ट 1, इसको मैंने मिला दिया किसमें, दूसरे सॉल्ट में, सॉल्ट 2। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो कंपाउंड आएगा ये किसका आएगा, सॉल्ट 1 प्लस सॉल्ट 2 का कंपाउंड आएगा बेटा। लेकिन ये जो कंपाउंड आएगा ये ऐसे नहीं आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास ये सॉल्ट 1 और सॉल्ट 2 आप लेंगे, ये आप लोग बेटा एक्वस मीडियम में लेंगे, यानी कि दोनों के पास क्या प्रेजेंट है, अभी वाटर प्रेजेंट है बेटा आपके पास। और यहाँ पर जो आप लोगों का वाटर प्रेजेंट है, अगर आप इससे ये प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। और जैसे ही आप इन कंपाउंड को हीट करेंगे, यहाँ से क्या एलिमिनेट हो जाएगा बेटा, आपके पास वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। और वाटर के एलिमिनेशन के बाद यहाँ पर आपके पास क्या होगा, ये कंपाउंड आ गए, कौन से, जिसको हम लोग बोलेंगे एडिशन कंपाउंड्स। क्या आ गए बेटा हमारे पास, एडिशन कंपाउंड्स।
तो ये हमारे पास सिंपल सा बनता है एडिशन कंपाउंड्स। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब यहाँ पर हम लोगों को समझना है कि जो एडिशन कंपाउंड है यही फर्दर जाकर हमारे पास दो पार्ट में क्लासिफाई होते हैं। एडिशन कंपाउंड के दो पार्ट होते हैं। इसमें सबसे पहला जो आता है बेटा वो आता है एक तो डबल सॉल्ट, और दूसरे जो कंपाउंड आते हैं वो कौन से आते हैं आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। वैसे तो कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन में थोड़ा सा अंतर तो है, लेकिन चलो बाद में बता दूं, है अंतर। ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन बिल्कुल सेम है, बट 12th के लेवल पर हम लोग जो है अभी लगेंगे, और बाद में एक क्लास आएगी जहाँ पे मैं आपको सारे पॉलीहेड्रॉन वगैरह बता रहा हूँ, वहाँ पे बता दूंगा। क्योंकि अभी आप लोगों की पहली क्लास, 12th के बच्चे हो, छोटे छोटे बच्चे हो, आज से पहले इस चैप्टर को कभी समझा नहीं है, यहीं पर सारी चीज़ें मर्ज कर दूंगा तो आप लोग कंफ्यूज जाओगे। तो मैं सिंपल से बिल्कुल बेसिक से जैसे चल रहे हैं वैसे आपको बिल्कुल लेकर चल रहा हूँ, राइट। सो डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की अगर मैं बात करता हूँ बेटा, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा ऐसे क्यों कहते हैं। अब हुआ क्या, जब आपके पास ये एडिशन कंपाउंड बना, ये एक्चुअल में क्रिस्टलाइन रहा होगा। बेसिकली यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा क्रिस्टलाइन एडिशन कंपाउंड। ये जो क्रिस्टल की फॉर्म में बेटा आपका एडिशन कंपाउंड आया, इसको क्या किया आपने दोबारा से वाटर के अंदर डाल दिया। क्या करा, इस क्रिस्टलाइन कंपाउंड को आपने दोबारा से वाटर के अंदर डाल दिया। अब जब हमने क्रिस्टलाइन कंपाउंड को दोबारा से पानी के अंदर डाला, क्या डाला, पानी के अंदर डाला, तो हमने क्या देखा, कुछ ऐसे कंपाउंड्स थे जो कि पूरे के पूरे डिसोसिएट हो गए अपने आयंस में, यानी कि यहाँ पर कोई भी रेजिड्यू हमारे पास नहीं बचता है। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड भी थे जो कि पूरे के पूरे डिसोसिएट नहीं हुए, डोंट डिसोसिएट कंप्लीटली। अब यहाँ पर डिसोसिएशन का मतलब क्या है, आइए समझते हैं। मैंने इससे अपना क्रिस्टलाइन कंपाउंड बना लिया बेटा। इससे क्रिस्टलाइन कंपाउंड बनाने के बाद मैंने क्या किया कि आप लोगों के पास इनको वापस से वाटर में डाल दिया। वाटर में डालने के बाद मैंने दो तरीके के सब्सटेंस देखे। एक जो वाटर में डालते ही पूरे के पूरे आयनाइज हो गए, उनको हम लोगों ने क्या नाम दिया बेटा, डबल सॉल्ट। और दूसरा जो हमारे पास क्या हुए, पूरे तरह से आयनाइज नहीं हुए, यानी कि यहाँ पे पार्शियल आयनाइजेशन आप लिख सकते हो। यहाँ पर आप पार्शियल आयनाइजेशन लिखते हो या दे गॉट आयनाइज पार्शियली, ये चीज आप कह सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों के पास जब ये पार्शियली आयनाइज्ड हुए तो ये क्यों हुए होंगे, आइए जानते हैं। पहले मैं इसको समझा दूं क्योंकि ये आयंस में क्यों डिसोसिएट हो गए। देखो बेटा, एक्चुअल में हमारे पास यहाँ पर कहानी आती है बॉन्डिंग की। अब हुआ क्या होगा कि जो डबल सॉल्ट बने होंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास पोटेशियम KCl प्लस और MgCl2 और .6H2, इसे बोलते हैं कार्नलाइट। क्या बोलते हैं बेटा, NCERT में सब कुछ दे रखा है, कार्नलाइट। ये हमारे पास जैसे ही सॉल्यूशन में डाला तो पोटेशियम के टेस्ट भी दिखा रहा था, क्लोरीन का टेस्ट भी दिखा रहा था, मैग्नीशियम का टेस्ट भी दिखा रहा था, सब कुछ दिखा रहा था। दूसरा आप लोगों ने अपनी स्कूल में करा होगा, मोर सॉल्ट यूज किया है टाइट्रेशन में, ऑक्सैलिक एसिड मोर सॉल्ट वाला करा होगा ये चीज। तो मोर सॉल्ट का फॉर्मूला किस किस को याद है, मोर सॉल्ट किसका होता है, सॉल्ट Fe का, और वेरी गुड FeSO4 NO2 जो एलिमेंट यार NO4 नहीं बेटा, आयरन सल्फेट और अमोनियम सल्फेट, NH4 होल्ड बाइस SO4 अमोनियम सल्फेट .6H2। ये बेटा आपके पास क्या होता है, मोर सॉल्ट, ठीक है बेटा, यू आर क्लोज, अच्छा है कि आपको याद है, ठीक है। FeSO4.NH4 होल्ड बाइस SO4.6H2, ये हमारे पास क्या होता है बेटा, मोर सॉल्ट होता है, ठीक है। तो मोर सॉल्ट का जब हमने अपना देखा कि भाई क्या क्या दिखा रहा है, तो आयरन की सारी चीजें दिखा रहा था, सल्फेट के दिखा रहा था, अमोनियम के दिखा रहा था, यानी कि इसको पानी में डालने पर क्या हुए, सारे के सारे डिसोसिएट हो गए, राइट। इसके अलावा एक और होता है पोटेश एलम, है ना। जनरली ऐसा भी कहा जाता है कि केमिस्ट्री में कोई सबसे बड़ा मॉलिक्यूल, सबसे बड़ा फॉर्मूला है वो जो है पोटेश एलम का है, ऐसा कह के चलते हैं। वैसे तो कार्बन के 60 तक के कार्बन जैसे बकमिंस्टर फुलरिन वगैरह बन जाते हैं, लेकिन अगर एक कंपाउंड की बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो है हमारे पास क्या आता है,
पोटेशियम। किसका फॉर्मूला क्या होता है? K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। आपकी एनसीईआरटी ने इसको हाफ करके 12H2 का ले रखा है, ठीक है ना। तो सेम बात है, चाहे एनसीईआरटी वाला लिख लो चाहे ये लिख लो, एक ही बात। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पोटाशियम। क्या कहते हैं? पोटेशियम, ठीक है। वेल ये सारी चीजें हमारे पास किसके अंदर पढ़ रहे हैं हम लोग? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में जान रहे हैं। तो भाई दुनिया में जो सबसे पहला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो नोन था, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन लिख रहा हूं, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टू बी नोन वाज प्रूशियन ब्लू। कौन है, कोई बता सकता है इसको? प्रूशियन ब्लू किसको कहते हैं? प्रूशियन ब्लू एक्चुअल में ये ब्लू विट्रॉल का ही होता है, यानी कि कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O का जो कंपाउंड होता है, जनरली उसको हम लोगों ने प्रूशियन ब्लू बोल रखा है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हमारे पास, सबसे पहला कोऑर्डिनेट कंपाउंड हमें देखा गया कि प्रूशियन ब्लू था, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब ये बात तो सर हमें समझ में आ गई कि ये जितने भी आपके सारे कंपाउंड आपने दिखाए, पानी डाला तो सब के सब डिसोसिएट हो गए। पर ये डिसोसिएट क्यों हुए? क्योंकि बेटा पानी के साथ जाते ही इनकी जो बॉन्डिंग थी वाटर के साथ ज़्यादा दिखी कि भाई वाटर के साथ बॉन्ड बना के ज़्यादा स्टेबल रहने लगे, तो ये डिसोसिएट हो गए। उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, जहाँ पर ज़्यादा अच्छे से बॉन्ड बनाएंगे वहाँ पर अच्छे से रहेंगे, तो सिंपल सी कहानी है। लेकिन जब हमारे पास बात आई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, तो ये डिसोसिएट कंप्लीटली नहीं हुए। जैसे कि एनसीईआरटी हमारे पास एग्जांपल देती है किसका? K4FeCN होल 6, या फिर इसको ऐसे भी लिख देती है, और FeCN होल 6 4 नेगेटिव। अब आइए जानते हैं इस बात का क्या मतलब होता है। देखो अगर मैं यहाँ पर कंपाउंड की बात करता हूँ, ये दोनों सेम कंपाउंड है, लेकिन इसका कुछ ना कुछ गहरा मतलब है, क्योंकि ये हमारे पास पूरे के पूरे डिसोसिएट नहीं हुए हैं बेटा, पूरे के पूरे डिसोसिएट नहीं हुए हैं। और पूरे के पूरे अगर डिसोसिएट नहीं हुए तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ ये है बेटा कि यहाँ पर ये जो कंपाउंड दिखाया गया है, ये इस तरीके से दिखाया गया है कि कंपाउंड के ऊपर 4 नेगेटिव आ गए हैं। तो ये जो K4 थे ना, ये वाले जो पॉजिटिव को बैलेंस कर रहे थे, ये एक्चुअल में जाकर डिसोसिएट हो चुके हैं 4K पॉजिटिव में। और कंपाउंड की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए जितने प्लस के लॉस हुए उतने नेगेटिव ये गेन करेगा, तो इसने 4 नेगेटिव गेन कर लिए। तो इससे हमें समझ में आता है कि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुए, लेकिन कुछ डिसोसिएशन हुआ। तो जब आपने पानी में डाला इसको वापस, ये एडिशन कंपाउंड का पार्ट था, तो एडिशन कंपाउंड में से जब ये वाले कंपाउंड बने, कौन से वाले? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और इनको जब आपने पानी में डाला तो आपने क्या पाया कि कुछ चीजें इसमें से डिसोसिएट हो रही हैं, और जो कुछ चीजें थी वो क्या था हमारे पास? K4 डिसोसिएट हो रहा था। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं क्या इन दोनों में से, जैसे कि यहाँ पर था, इसको लेता हूँ मोर सॉल्ट, और आपके पास ये कंपाउंड है, इसका नाम अभी कैसे होगा मैं आपको नहीं बता रहा, अगेन वही कंफ्यूजिंग हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं, IUPAC का पूरा एक लेक्चर आएगा अलग से, है ना, तब आराम से समझ लेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि क्या इन दोनों में आपके पास Fe का टेस्ट मिलेगा? तो आंसर क्या आएगा? सर इसमें तो मिलेगा, क्योंकि ये आपका डबल सॉल्ट कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसमें आपको Fe का कोई सॉल्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सर इसमें सिर्फ और सिर्फ K आयनाइज हुआ है। क्या आयनाइज हुआ है? K आयनाइज हुआ है, Fe आयोनाइज ही नहीं हुआ। पर सर ये Fe आयनाइज क्यों नहीं हुआ? क्वेश्चन तो यहाँ पे आता है। अब सुनो, एक्चुअल में यहाँ पर जो आपके पास Fe आता है, CN6 के साथ मिलकर बॉन्ड बना लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मैंने आपको बताया था कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में अंतर है, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में अंतर है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की कंडीशन होती है एक डोनर और एक एक्सेप्टर रहना चाहिए। कोवेलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग होती है, हालांकि बॉन्ड बनने के बाद कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट में कोई डिफरेंशिएशन नहीं रह जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि Fe और Cn में से Fe के पास पॉजिटिव चार्ज रहता है बेटा। Fe डी ब्लॉक का एलिमेंट है जिसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल भी हैं, और Cn अपने पास एक नेगेटिव चार्ज रखता है। Cn के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और Fe के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है। Cn के एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आराम से एक्वायर किए जा सकते हैं इन द वैकेंट d ऑर्बिटल ऑफ Fe, और जिसकी वजह से वो क्या बॉन्ड बना लेते हैं बेटा आपस में? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेते हैं, और इसीलिए इन कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट कंपाउंड। समझ में आया क्यों बोल रहे हैं हम लोग इनको कोऑर्डिनेट कंपाउंड? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चीजें क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है।
अब यार ये बात तो हमें समझ में आ गई कि चलो ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, ये ऐसे ऐसे बनते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एनसीईआरटी का जो अगला टॉपिक है वर्नर थ्योरी है, लेकिन मैं वर्नर थ्योरी को समझाने से पहले एनसीईआरटी के एक पेज आगे की सम डेफिनेशंस ऑफ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स पर्टेनिंग टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है, तो उस चीज़ पर मैं पहले आना चाहूँगा, क्योंकि वो चीज़ अगर आपको समझ में आ जाएगी तो आपको वर्नर थ्योरी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। कि मैं आपको चाहता हूँ कि आपके पास इंट्रोडक्शन एक बार पूरा हो जाए कि आपके पास कौन कौन से एलिमेंट किस किस तरीके के कंपाउंड बना रहे हैं और क्या क्या इनको चीज़ कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आती है कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। क्या आती है बेटा हमारे पास? कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। देखो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी की अगर मैं बात करता हूं तो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी इज नथिंग, लेकिन जो पूरा का पूरा आपके पास जो आपको चीज दिखती है, देखो कई बुक्स में लिखा है कि कोऑर्डिनेशन एंटाइटी एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर आर सेम, बट मैं इसको थोड़ा सा गलत बोलूंगा। एनसीईआरटी बिल्कुल परफेक्टली इस चीज को कहती है। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का मतलब है मतलब वो पूरा कंपाउंड, वो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। देखो एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, इट कंस्टिट्यूट्स द सेंट्रल मेटल एटम और आयन बॉन्ड टू अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल। यानी कि इसमें क्या क्या होता है, देखो इसने कहा कि एक तो सेंट्रल एटम होता है और वो एलिमेंट जो इससे बाउंड हैं, वो एलिमेंट जो, देखो सिंपल लैंग्वेज समझो, इट कंस्टिट्यूट्स द सेंट्रल एटम और आयन बॉन्डेड टू अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स। या फिर यहाँ पे अब कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। अभी आपने देखा मैंने किसका एग्जांपल लिखा, K4FeCN होल 6, तो CN के 6 थे ना, तो 6 मॉलिक्यूल फिक्स थे, तो ये उन्हीं की बात कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल COCl3NH3 होल थ्राइस, ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे कि हमारे पास इसने एग्जांपल दिया COCl3 और उसमें दे रखा है NH3 का होल थ्राइस, राइट। अब इसने क्या कह रखा है कि इसकी जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी यानी कि इस पूरे, अगर मेरे को समझना है इस स्ट्रक्चर को, तो मैं बोलूंगा CO एक एटम है, सेंट्रल एटम। देखो जनरली तो सेंट्रल एटम अभी आज की क्लास में हम लोग वो लेंगे जो डी ब्लॉक के, वो आज का हमेशा डी ब्लॉक के होंगे, लेकिन हर बार सिर्फ एक ही सेंट्रल एटम रहेगा, ये कहना भी थोड़ा सा गलत है ना। 2 सेंट्रल एटम भी आकर अपना काम दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो एक CO है, इसको कुछ फिक्स नंबर ऑफ आयंस या मॉलिक्यूल सराउंड कर रहे हैं, उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कह रहे हैं। तो पूरे कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में क्या है, सेंट्रल एटम Cl3, क्योंकि ये फिक्स नंबर ऑफ आयंस हैं जो इसको सराउंड कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ NH3 के मॉलिक्यूल्स भी तो फिक्स हैं बेटा, तो NH3 के मॉलिक्यूल्स भी इसको सराउंड कर रहे हैं और इसी से पूरा मिलके क्या बन रहा है हमारे पास, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दे रखा है, अदर एग्जांपल NiCO होल 4 PtCl2, ये सारी जो एनसीईआरटी में दे रखी हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाई है ना। वो एग्जाम्पल तो आप अपने आप ले लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है सेंट्रल एटम। अब देखो सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करने का तरीका, सबसे पहले तो मैं आपको बता चुका हूँ इसकी खासियत क्या होगी, कि ये हमारे पास पहला तो डी ब्लॉक का एलिमेंट रहेगा। कौन सा एलिमेंट रहेगा हमारे पास, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट रहेगा। दूसरा हमारे पास क्या होगा बेटा, ये बेचारा गरीब है, ये क्या है, गरीब है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रहेगा। क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो इस सेंट्रल एलिमेंट की पहचान है कि वो किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा, लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये चीज़ तो हम लोग जानते हैं कि जो भी अपना एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले हमारे पास क्या होते हैं बेटा, हमारे पास लुईस एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेंट्रल एटम क्या कह रहा है, इन अ कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, किसी भी एक कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर the atom or ion to which a fixed numbers are bound in a definite geometrical arrangement around it is called central atom। तो ये बोल रखा है ऐसा एलिमेंट जिसके अराउंड ये सभी चीजें मिल रही होंगी या जुड़ रही होंगी, जिससे वो सेंट्रल एटम। और सेंट्रल एटम का मैंने आपको पहचान करने के तरीके ये आपको इसमें बता दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है लुईस एसिड क्यों है, तो मैंने आपको बता दिया। जनरली इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली क्या रहेगी, पॉजिटिव में ही रहेगी, लेकिन ऐसा हर बार जरूरी नहीं है। मैं कुछ कंपाउंड्स आपको पक्का ऐसे दिखाऊंगा जिसमें हमारे पास क्या होंगे, कुछ नेगेटिव्स भी होंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना और इलेक्ट्रॉन को देना, ये एसिड और बेस की डेफिनेशन गलत हो गई थी। ये इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था, हमारे पास बहुत सारे आए थे, ब्रॉन्स्टेड, आर्रेनियस, है ना, लुईस, कई सारे, तो सबकी मिलाकर एक डेफिनेशन पे पहुंचे थे, है ना।
तो यहाँ पर हमारे पास इस सेंट्रल एटम की चीज़ें क्लियर हो गई। नेक्स्ट हमारे पास आता है लिगेंड्स। अब देखो बेटा, लिगेंड्स में तो कहानी इतनी है कि मैं आपको अभी इसके बाद जब ये सारी चीज़ें समझाऊंगा, जो चीज़ें टर्म यूज होने वाली हैं, लिगेंड्स की पूरी क्लासिफिकेशन अलग है, ठीक है। आज हम लोग एक ही क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स कर पाएंगे, इसलिए लिगेंड को मैं अभी रहने देता हूँ क्योंकि पूरा डिटेल पढ़ना है, ठीक है। उसके आगे चलते हैं लिगेंड के बाद कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो बेटा, आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है इतने नंबर ऑफ एटम्स जिससे हमारा सेंट्रल एटम डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। क्या बोला? द नंबर ऑफ एटम्स टू विच द सेंट्रल एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे कि यहां पर देखो, ये CO कितने Cl के साथ जुड़ा हुआ है? 3 Cl के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें बेटा 3 NH3 भी है। तो इसलिए जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 6। सेंट्रल एटम कितने नंबर ऑफ एटम से जुड़ा हुआ है, इसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। लेकिन रुको, सुनो, यहाँ पर सिर्फ ये बात बोलना कि सेंट्रल एटम कितने नंबर ऑफ एटम से या आयन से जुड़ा हुआ है, इसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। ये डेफिनेशन NCERT बोलती है, लेकिन NCERT आगे भी कुछ लिखती है जो मैं आपको समझा देता हूँ पहले, फिर मैं आपको पढ़ के दिखा दूंगा। एक्चुअल में सिर्फ जितने नंबर ऑफ एटम से जुड़ी है उसको बोलना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, जिस तरीके से जुड़ी है इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। सर ये बिल्कुल नहीं समझ में आया, जिस तरीके का क्या मतलब है? यहाँ तक तो समझ में आ रहा था, 3 और 3 6 हो गए, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से जुड़ी है इस बात का क्या मतलब है? देखो बेटा, मैंने आप लोगों को अभी लिगेंड का टॉपिक छुड़वाया है, उस लिगेंड में हमारे पास टाइप्स ऑफ लिगेंड होंगे। लिगेंड के टाइप में हम लोग पढ़ेंगे अभी मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, या आप डाई भी बोल सकते हैं, ट्राई होते हैं, टेट्रा होते हैं, पेंटा भी होते हैं, हेक्सा भी होते हैं। यानी कि डिपेंडिंग अपॉन द लिगेंड वो किस तरीके से अटैच है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी वेरी करेगा। अब ये दोनों क्या थे ना, मोनोडेंटेट लिगेंड, यानी कि एक ही साइड से डोनेट कर रहे थे और एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे थे। एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं बोलूंगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे थे। तो ये सारे मोनोडेंटेट लिगेंड हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कोई बाइडेंटेट लिगेंड आ जाता, जैसे EN है, आपका DMG है, ऑक्जेलेटो है, ये क्या है अभी छोड़ दो, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये सिर्फ इतना कहना कि कितने नंबर ऑफ एटम से अटैच है, इससे कोऑर्डिनेशन नंबर बताएंगे नहीं, कितने नंबर ऑफ एटम से और वो किस तरीके से अटैच है, ये उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जस्टिफाई करेगा। देखिए क्या लिखा है, इट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लिगेंड और डोनर एटम्स टू विच द मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रखा है कि आगे देखो बोल रखा है सिमिलरली इन द कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे सिंपल है PtCl6 और NiNH3 में कोऑर्डिनेशन नंबर Pt और Ni का 6 और 4 है, क्योंकि हमारे पास जो Pt था उसमें Cl6 है और जो निकल दे रखा था उसमें NH3 4 दे रखे हैं, तो Cl 6 हो गए, तो 6 एटम से जुड़ा हुआ है इसलिए 6 हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। NH3 में 4 से जुड़ा हुआ है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया बेटा। लेकिन आगे बोलता है सिमिलरली इन द कॉम्प्लेक्स FeC2O4 होल थ्राइस। क्या बोला इसने? C2O4 होल थ्राइस। अब जो C2O4 है, मैंने अभी एक नाम लिया था अपने मुंह से गलती से, एक ऑक्जेलेटो नाम का। जो C2O4 है ना बेटा, ये वही ऑक्जेलेटो है, और ये जो ऑक्जेलेटो होता है ये बाइडेंटेट लिगेंड है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो FeC2O4 के कितने कंपाउंड दे रखे हैं? 3 दे रखे हैं, लेकिन ये जो लिगेंड है ना C2O4, ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है। बाइडेंटेट लिगेंड का मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर डोनेट करेगा। अभी कैसे करेगा मैं आपको थोड़ी देर में समझा दूंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। 4 इलेक्ट्रॉन का पेयर नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर डोनेट करेगा। तो इसकी डेंसिटी कितनी हो गई? 2, और कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? 3, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अभी जब मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस कराऊंगा, आप टेंशन ना लो, आपके कोऑर्डिनेशन नंबर की जो भी दिक्कतें हैं सारी पूरी हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे बोल रखा है, EN के केस में बोल रखा है इसने COEN होल 3। तो EN क्या है? इथेन 1,2 डायमीन, वो भी हमारे पास क्या है बेटा? बाइडेंटेट लिगेंड। अब EN3 है, बाइडेंटेट है, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बेटा? हमारे पास 6 आ गया। अब यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है NCERT ने, आपके पास ये तो सिंपल से ऐसे कंपाउंड आपको दिख रहे हैं, लेकिन याद रख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो केमिस्ट्री है या जो उसकी ज्योमेट्री है, ये
आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे केवल और केवल सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड्स, यानी कि ऐसे कंपाउंड भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो आपके पास पाई बॉन्ड बना रहे होंगे। जब हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक्स देखेंगे तब हम लोग जानेंगे कि पाई बॉन्ड कैसे बनता है, लास्ट में मैं दिखाऊंगा। लेकिन हमें पाई बॉन्ड कंसीडर नहीं करना है, केवल और केवल किसी भी चीज़ की ज्योमेट्री को पढ़ने के लिए क्या कंसीडर करना है बेटा, हम लोगों को सिग्मा बॉन्ड देखना है। तो यहाँ पर देख रखा है, इट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द लिगेंड विद सेंट्रल एटम। पाई बॉन्ड्स आर नॉट काउंटेड फॉर दिस पर्पस। तो यानी कि अगर पाई बॉन्डेड कंपाउंड रहेंगे तो पाई बॉन्ड के कंपाउंड हम लोग इसमें काउंट नहीं करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये तो कोई भी चीज़ नहीं है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब होता है आपके पास ये जो ब्रैकेट्स है ना, इनको हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी आती है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज डिफरेंट, ये कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ठीक है, और लास्ट क्या कहता है हमारे पास, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन? द स्पेक्ट्रियल अरेंजमेंट इन विच द लिगेंड एंड द सेंट्रल एटम्स आर प्रेजेंट इन स्पेस। वो अरेंजमेंट जिस तरीके से आपका ये जो कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, किस तरीके से आपके स्पेस में, स्पेटियल अरेंजमेंट मतलब स्पेस में किस तरीके से वो अरेंज हो रहा है, उसके बेस पर हम लोग उसे क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बता देता हूं तो कई तरीके के हो सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा DsP2, मैंने आपको क्लास 11 में ही बताया था केमिकल बॉन्डिंग में कि अभी तो मैं DsP2 का कोई भी एग्जाम्पल आपको नहीं करा रहा, वहां पे तो मैंने आपको सारे कैसे कराए थे, sp3 कराए थे बेटा, राइट। यहाँ पर ये जो आ जाएगा ये DsP2 आ जाएगा। अब स्पेस में, अब जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, सपोज कीजिए मैं लेता हूँ PtCl4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, लेकिन इसकी ज्योमेट्री DsP2 है या sp3 है, वो हमें कैसे पता पड़ेगा, आगे देखेंगे, VBT में जानेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पूरा टॉपिक है, उसमें हम लोग ये सब चीज़ें सीखेंगे। लेकिन अभी तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना कि जो PtCl4 है इसकी ज्योमेट्री 4 होने की वजह से sp3 भी हो सकती है। 4 तो समझ आ रहा है ना क्यों है भाई, एक S का 3 P के 4, या तो इस तरीके से हो सकता है, या फिर एक D का 1 S का 2 P के 4, इस तरीके से हो सकते हैं। अभी बेटा sp3 मैं बता दूँ आपको, फिर और बच्चे कन्फ्यूज हो जाए तो उसका फायदा नहीं है ना। तो DsP2 हमारे पास क्या रहेगा, स्क्वायर प्लेनर रहेगा बेटा। क्या रहता है हमारे पास कंपाउंड, स्क्वायर प्लेनर। यानी कि कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन के टाइप्स बता रहा हूं मैं अब आपको। 4 से स्ट्रक्चर ये दोनों बन सकते हैं, तो ये आप लोगों के पास टेट्राहेड्रल, जनरली आपको पता होना चाहिए बेटा, जिसने आंसर दिया है, हाइड्रोजन के केस में आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनते हैं, तो चांसेस इसी के ज्यादा रहते हैं। ठीक है, ये बात छोड़ देना, अभी बाकी सुनते रहो। इसके अलावा अगर मेरे पास नंबर आता है 5, भाई सपोज करो Cl4 लिख दे और एक H2O लिख दे सिंगल, तो 5 हो गए ना, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स जिससे वो सराउंडेड है 4 Cl के और एक H2O के, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो 5 हो जाएगा ऐसे केस में। जब 5 हो जाएगा तो उसमें हमारे पास क्या बन सकता है बेटा, एक तो बन सकता है sp3d और एक क्या बन सकता है DsP3, D पहले आ जाएगा ना, D पहले आ जाएगा। ठीक है, D2sp2 भी आप देख सकते हो कई जगह, ये अंदर के 2 D, बट ये भी चलेगा, लेकिन अंदर का D इन्वॉल्व होगा, तो ये जब आपका ये आएगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स आएगा तब आपको ये समझा दूंगा। ठीक है, sp3d को क्या बोलते हैं, ट्रायगोनल बायपिरामिडल, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्क्वायर पिरामिडल। इसको क्या बोलते हैं, हाँ इसको स्क्वायर प्लेयर बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, 5 में अगर D ऑर्बिटल अंदर का इन्वॉल्व होता है तो स्क्वायर पिरामिडल। अब 6 का केस आएगा तो उसे बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, चाहे वो sp3d2 हो या फिर D2sp3 हो। ठीक है, चल ठीक है, तो ये हमारे पास ये कहानी रहती है D2sp3। अगर कोई ब्लर वगैरह हो जाए ना बता दिया करो, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास रहती है आपके पास कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन की डेफिनेशन। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। ऑक्सीडेशन नंबर, देखो अभी हम लोगों ने 2 चीज़ें देखी, एक तो हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन नंबर देखा, राइट, एक है ऑक्सीडेशन नंबर। तो एक चीज़ नोट कर लेना, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो हमारे पास किसी भी कंपाउंड की सेकेंडरी वैलेंसी भी कही जाती है, और
जो हमारे पास नॉन आयनाइजेबल होती है, यानी कि ये चेंज नहीं होती है, आयनाइज नहीं होती है, नॉन आयनाइजेबल है। और जो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर होता है किसी भी कंपाउंड का बेटा, ये हमारे पास इसकी प्राइमरी वैलेंसी होती है, जो कि हमारे पास क्या होती है बेटा, आयोनाइजेबल रहती है। क्लियर है? यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, मेरे हिसाब से मैंने आप लोगों को रिडॉक्स रिएक्शन में भर भर के प्रैक्टिस कराई थी, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे एक दो ऐसे होंगे जो रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान नहीं होंगे, तो उनको मैं बता दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है ऑक्सीडेशन नंबर, ये क्या होता है, देखो किसी भी एलिमेंट में, देखो एनसीईआरटी के हिसाब से तो आपके पास क्या रहता है, कोई भी चार्ज, ध्यान सुनना, कोई भी कंपाउंड के ऊपर कितना चार्ज रहता है, अगर सारे लिगेंड उसमें से हटा दिए जाएं। आप लोग समझे नहीं इस बात को, ऐसे समझो, मैंने जब आप लोगों को, ध्यान सुनिएगा इस बात को, सबसे पहले ही शुरुआत में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंट्रोडक्शन कराया, वहां पर आप लोगों के पास कंपाउंड दिया था K4FeCN6, ये कंपाउंड दिया था। और बाद में मैंने आपको बताया कि अगर मैं पीछे के ये वाले कंपाउंड हटा रहा हूं तो यहाँ पे 4 पॉजिटिव आ गया, तो कंपाउंड के ऊपर चार्ज कितना आ गया था, 4 पॉजिटिव। तो ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाँ जी, हाँ सॉरी 4 नेगेटिव है ना। लेकिन ऐसा आपको प्रतीत होगा कि भाई जिस हिसाब से कंपाउंड में लिखा है ऐसा है, लेकिन ये है नहीं, इसलिए उसकी लैंग्वेज में कंफ्यूज मत होना। देखो एनसीईआरटी हमारे पास क्या कहती है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंटर एटम इन अ कॉम्प्लेक्स इज डिफाइंड एज द चार्ज इट वुड कैरी इफ ऑल द लिगेंड्स आर रिमूव्ड along with the electron pair that are shared with the central atom। अब बेटा देखो प्रतीत तो ऐसा ही हो रहा है ना कि कुछ जो मैंने आपको बताया उससे तो इतना कंफ्यूज जाओगे, लेकिन ये गलत है। दोबारा से एक बार स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, फिर मैं सही क्या है वो आपको बताता हूँ, और इसमें गलत क्या है मैं आपको भी बताता हूँ। पहले दोबारा से पढ़ लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इन अ कॉम्प्लेक्स इज डिफाइंड एज चार्ज it would carry if all the ligands are removed along with the electron pairs that are shared with central atom। अब सुनिए, एक्चुअल में तो ये तो हमारे पास जो होते हैं, ये कौन से होते हैं, आयोनाइजेशन कंपाउंड्स होते हैं, जो आप काउंटर आयंस भी बोल सकते हैं। आपकी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वाले जो एलिमेंट्स हैं इनको आप लोग आयोनाइजेशन एलिमेंट्स या आयोनाइजेशन आयंस भी बोल सकते हैं। ये तो बेटा आयोनाइज होने वाले आयंस हैं, ये तो कंपाउंड के ऊपर पूरा चार्ज देंगे। ये सेंट्रल एटम के ऊपर उसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं दे रहे, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअल में यहां से आता है। अगर आप इसको हटा दो, उसके साथ साथ जो चार्ज सेंट्रल एटम पे ऑलरेडी है, जो चार्ज सेंट्रल एटम पे, और मैं एनसीईआरटी की डेफिनेशन बता रहा हूं, फिर मैं आपको आसान तरीके बताऊंगा, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ा सा ये लाइन कॉम्प्लेक्स दे रखी है। तो बोलता है कि लिगेंड के साथ रहने वाले चार्ज के साथ साथ जो उस पे अवेलेबल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको भी हटा दो। बड़ा कंफ्यूजिंग है। अब यहां देखो, इसके साथ रहने वाले 6 और आप उनको भी हटा, ये तो हटेंगे 6, और आप उसको हटा दीजिए जो उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल इलेक्ट्रॉन है, -4। तो ये कितना आ गया, 2, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, 2। तो अब एनसीईआरटी की लाइन पढ़ो। इट इज डिफाइंड एज द चार्ज इट वुड कैरी इफ ऑल द लिगेंड्स आर रिमूव्ड। जैसे लिगेंड्स हटाया 6 आ गए, along with the electron pair that are shared with central atom। along with electron pair ये शेयर हुए थे, सेंट्रल एटम के साथ ये शेयर किए थे, ये हटा दो, 2 आ गया। निकालने का तरीका सुन लो आसान भाषा में। भाई जिस भी सेंट्रल एटम का आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको मान लीजिए x। कंपाउंड के ऊपर चार्ज आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ कंपाउंड्स हैं जिनको मैं अगली क्लास में आपको पूरा लिस्ट बना के दे दूंगा, 30-35 कंपाउंड की, आप एक बार में याद करा दूंगा उसको। पहले से लिख के रख दूंगा 30 कंपाउंड, क्योंकि अब 30 कंपाउंड लिखूंगा तो टाइम तो बहुत ही निकल जाएगा, है ना। इसलिए मैं आज जिसमें टाइम लगेगा ना वो पहले ही समझा दूंगा आपको। तो ये आपको समझ में आ रहा है, 6 - 4 2 कैसे निकालें। x साइनाइड के ऊपर चार्ज होता है -1 का, तो -1 में कितने कंपाउंड हैं, 6। तो माइनस, भाई साइनाइड के ऊपर चार्ज -1 का, 6 कंपाउंड साइनाइड है, तो -1 × 6 इज इक्वल्स टू जो कंपाउंड के ऊपर चार्ज है बेटा, ये कितना है, 4। तो x - 6 इज इक्वल्स टू -4, तो x इज इक्वल्स टू 6 - 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2।
तो मैंने आपको क्या बोला था, जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव ही आती है। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो ये आप लोगों को ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा जो कि आपके पास प्राइमरी वैलेंसी होती है और जो कि आयनाइजेबल रहती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम समझ में आ गया। ऑक्सीडेशन नंबर को अगर किसी भी जगह पर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो किस में रिप्रेजेंट करेंगे, रोमन नंबर में, है ना। अब ये रोमन नंबर जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखना है कि भाई मुझे इसको लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा Fe के आगे सेकंड, फिर सेंट्रल एटम के आगे आपको रोमन नंबर जो कि ब्रैकेट के अंदर बंद होंगे, ऐसे आप ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। दिमाग में रख लीजिए इस बात को, क्योंकि जब मैं आगे आपको IUPAC कराऊंगा तब आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास बात आती है, पीछे जो एक टॉपिक छूटा था लिगेंड्स, छूटा नहीं था, छोड़ा था, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी सारी डेफिनेशन क्लियर है अब तक, जितनी भी सारी टर्म्स यूज होने वाली हैं। नॉमेनक्लेचर से पहले हम लोग अभी क्या समझेंगे, लिगेंड्स। अब बेटा लिगेंड्स मैंने आपको कई सारे तरीके के सामने लिख रखे हैं, मोलडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, ETC। देखिए हमारे NCERT के अकॉर्डिंग 4 तो हमारे पास बाइडेंटेट दे रखे हैं, बहुत सारे मोलडेंटेट दे रखे हैं और एक हेक्साडेंटेट दे रखा है। अब ये बाइडेंटेट लिगेंड्स हमारे पास क्या हैं, उनसे पहले मैं आपको मोनोडेंटेट लिगेंड्स बता देता हूँ। वैसे तो मैंने आपको समझा दिया कि भाई ऐसे लिगेंड्स जो, लिगेंड क्या है, लिगेंड क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। पहले तो लिगेंड ही समझ रहे हैं लिगेंड क्या है। तो लिगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जो सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे, जो सेंट्रल एटम को क्या देंगे बेटा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे, वो लिगेंड है ना। अब आप लोगों को पता होना चाहिए लिगेंड्स भी हमारे पास 3 टाइप से क्लासिफाई किए गए हैं। सबसे पहला है आपके पास एनायनिक लिगेंड्स, दूसरे बन जाएंगे आपके पास कैटायनिक लिगेंड्स, और तीसरे आपके पास जो लिगेंड्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, न्यूट्रल लिगेंड्स। सबसे पहले मैं एनायनिक लिगेंड्स की बात करता हूं। एनायनिक लिगेंड्स का जो सफिक्स रहेगा बेटा, यानी कि जो भी कंपाउंड में आएगा वो आपका लास्ट में क्या आ जाएगा, O। क्या आ जाएगा, O। जैसे कि SO4 नेगेटिव, इसे क्या बोलेंगे, सल्फेट बोलते थे, सल्फेटो। ये आयनिक फॉर्म में आ गया तो सफिक्स में क्या लगा देंगे, O, है ना। जितने भी हैलोजेंस हैं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इन सबको क्या बोलेंगे, फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो। आज जब अगली क्लास में आओगे मैं पूरा बोर्ड सजा दूंगा, उसमें मैं सारे आयंस लिख दूंगा जितने भी हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर आप लोगों को ये तो समझ में आ रहा है, इसमें तो कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे CN हो गया, अब ध्यान सुनिएगा बेटा, CN नेगेटिव, ये जो हमारे पास कंपाउंड है साइनो, क्या है, साइनो, या कई रूप में साइनेटो भी लिखा होता है। ठीक है, अब यहां पर आप लोगों के पास जो कंपाउंड है CN नेगेटिव, इसको ध्यान से देखिएगा और ऊपर वाले को भी ध्यान से देखिएगा। जो SO4 FCl, अभी OH लिख देता, और उसके बाद N नेगेटिव, N3 नेगेटिव, N2 OH नेगेटिव, O2 नेगेटिव, O नेगेटिव, बहुत सारे कंपाउंड हैं। लेकिन उन सभी में क्या है कि वो एक ही जगह से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। कितनी जगह से कर सकते हैं, एक ही जगह से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। और एक ही जगह से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं बेटा, इस बात का मेरा कहने का मतलब ये भी है कि इनके पास कुछ ना कुछ खास रहा होगा। जैसे कि SO4 है तो एक ही जगह से जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा वो डोनेट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का पेयर आराम से डोनेट हो जाएगा। लेकिन CN की बात करूंगा तो CN के पास हमारे पास ऐसा प्रॉपर्टी पाई जाती है कि ये C से भी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और N की तरफ से भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इसलिए है तो ये भी मोनोडेंटेट, करेंगे एक बार में एक ही, करेंगे एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट, लेकिन कर दोनों तरफ से सकते हैं। तो ऐसे लिगेंड्स को हम लोग बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स या फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है बेटा, फ्लेक्सिबल हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। करेंगे किससे से डिपेंड करेगा,
अगर ये Cn नेगेटिव है तो साइनाइटो या साइनो लिखेंगे, ठीक है। और अगर ये Nc नेगेटिव है तो लिखते हैं आइसोसाइनो, आइसो ग्रुप आ जाता है। समझ में आ रहा है? अब देखो जैसे आपके पास NO2 नेगेटिव होता है तो ये नाइट्राइट है, पर नाइट्राइटो लिखेंगे, लेकिन यहां पर क्या है, बॉन्ड किससे बना रहा है, ये N से, तो इसे लिखते हैं नाइट्राइटो N से डोनेट कर रहा है इसका मतलब। लेकिन अगर ये ONO बना दे तो ये आ जाएगा नाइट्राइटो O। तो इससे हमें पता पड़ता है कि भाई ये बॉन्ड किससे बना रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपके पास थायोसाइनाइटो भी होता है, SCN, इसे कहते हैं थायो और CN को साइनाइड, तो थायोसाइनाइटो सब नेगेटिव वाले हैं। लेकिन अगर ये NCS हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आइसोथायोस। देखो ना भाई, CN का अगर NC बना देता हूं तो ये आइसो। अब देखो ध्यान से, एक चीज और है यहाँ पर, SCN हमारे पास आता है थायोसाइनाइड, NCS ये आता है आइसोथायोसाइनाइड। अब देखो इसको हम लोग लिखते हैं थायोसाइनाइटो S, राइट। अब यहां पर देखो आपको अगर ये लिखा मिल जाए कि थायोसाइनाइटो N, अब इसमें एक ही चीज लिखी मिलेगी ना, बात तो दोनों सेम है। अगर आइसो वर्ड यूज कर रहे हो इसका मतलब आप N पहले लेके आ चुके हो ना। अगर आप आइसो यूज कर रहे हो तो इसका मतलब तो आप आइसोसाइनाइड को तो NC बोलते हैं ना, तो आप यूज कर चुके हो, तो ये दोनों नाम सेम है। अगर थायोसाइनाइटो N दे रखा है तो आप समझ जाना कि ये आइसो वाला ही कंपाउंड है, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोगों को भी पता रहनी चाहिए। यहां तक चीजें क्लियर है। और मोनोडेंटेट के एग्जाम्पल काफी सारे हो सकते हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, 20-22 एग्जाम्पल आपके सारे किसके पड़े हुए हैं, मोनोडेंटेट के पड़े हुए हैं, है ना। 7-8 तो बता दिए, और भी हैं। अब सुनो, मैं आप लोगों को पहले ये समझा देता हूं कि किस तरीके से हमारे डाइडेंटेट लिगेंड काम करते हैं। जैसे मैंने आपके सामने दो नाम लिए थे, एक C2O4 का लिया और एक DMG, डाइमिथाइल ग्लाइकोसाइड, है ना, और भी सबके बना के दिखा दूंगा, टेंशन ना। पहले मैं समझा देता हूँ क्या है। C2O4 2 नेगेटिव, ये हमारे पास ऑक्सैलेट कंपाउंड है। ऑक्सैलिक एसिड सुना होगा आप लोगों ने, ऐसी से आता है, उसी का R डेरिवेटिव है, H+ हट जाएगा तो हमारे पास 2 नेगेटिव आ जाएंगे, 2 H+ हटने की वजह से, और ऑक्सैलेटो कंपाउंड बनेगा। अब ये बनता कैसे है बेटा, देखो C2, इसके साथ ये डबल बॉन्ड हो रहा होगा, यहां पर O नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड हो और ये O नेगेटिव, राइट। अब देखो जरा, हमारे पास ये जो कंपाउंड है ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है। अब ये बाइडेंटेट लिगेंड क्यों बना, ये चीज समझने की कोशिश करते हैं। मैं पहले आपको CN से एक कंपाउंड बनाने की कोशिश करता हूँ। भाई CN का बॉन्ड ऐसे बनता है, C ट्रिपल बॉन्ड एंड। अब मैं आप लोगों को एक मेटल जनरली बनाने की कोशिश करके देखता हूँ। देखो अब अगर ये यहाँ पर से मेटल कोई भी आकर इससे लिंक करेगा तो ये जो कंपाउंड बना है कितने मेंबर की रिंग बन रही है, 1 2, देखो पाई बॉन्ड को तो काउंट करेंगे नहीं, कंपाउंड बनते समय सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को देखेंगे। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा 2 पाई, तो यहाँ पे भी 1 सिग्मा, यहाँ पे भी 1 सिग्मा, यहाँ पे भी 1 सिग्मा, तो ये 3 मेंबर्ड रिंग बनी। और याद रखना 3 मेंबर की रिंग में बहुत तगड़ा बेयर्स स्ट्रेन आता है, जिसकी वजह से कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए ये रिंग कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं। और जब ये कंपाउंड रिंग कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते तो रिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हमारे पास ये सारे कौन से बता रहा हूं मैं, मोनोडेंटेट वाले। तो क्या मोनोडेंटेट वाले कभी रिंग वाले कंपाउंड बना पाएंगे? आंसर है नो। क्योंकि अगर मोनोडेंटेट वाले अगर रिंग कॉम्प्लेक्स बना पा रहे हैं तो सर उसमें एक रिंग बनेगी, वो भी 3 मेंबर्ड रिंग, विच इज हाईली अनस्टेबल। इवन 4 मेंबर की रिंग भी बहुत अनस्टेबल होती है, 5 में थोड़ा बेयर्स स्ट्रेन कम होता है, 6 स्टेबल काफी ज्यादा होती है, राइट। सो यहां पर अब देखो जरा ध्यान से, ये हमारे पास कौन सा है कंपाउंड, डाइडेंटेट या बाइडेंटेट कंपाउंड है, ऑक्सैलेटो बेटा। अब इसके साथ मेटल का कोई कंपाउंड बनाऊंगा तो एक हिसाब से बने,
एक बॉन्ड ये बना है, अब ये हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लो। हाँ, रिंग गिनो 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग एक्सेप्टेड है, बिल्कुल है, अभी समझाया मैंने आपको। 3 और 4 अनस्टेबल है। तो ये जो कंपाउंड है ये आपके पास क्या बना रहा है, एक 5 मेंबर रिंग बना रहा है, रेजोनेंस भी शो कर सकता है, और भी बहुत सारे स्टेबल फैक्टर बहुत सारे जाते हैं बेटा 5 मेंबर रिंग बनती है। पर रेजोनेंस के लिए ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो ये बाहर का तो रेजोनेंस हो सकता है, आउटर रेजोनेंस बोलते हैं इसको, लेकिन कॉन्जुगेशन में अंदर रेजोनेंस नहीं। तो केवल एक ही स्टेबिलिटी फैक्टर है इसमें, कौन सा, मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग, जिसकी वजह से स्ट्रेन कम हो रहा है बेटा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये समझ में आ गई कि ऑक्सिलेटो का कंपाउंड कैसे बनता है। और बाइडेंटेड क्यों बोल रहे हैं, दो तरफ से आपको दिख रहा है मेटल के पास डोनेट किया जा रहा है, दो तरफ से, भाई एक ये डोनेट कर रहा है, दो तरफ से हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर डोनेट कर रहे हैं ना भाई, एक इधर से हो रहा है नेगेटिव, एक इधर से नेगेटिव, इसलिए इसको क्या बोला, बाइडेंटेड लिगेंड। क्या बोला गया, बाइडेंटेड लिगेंड। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, चलेगा। अच्छा, अब जो हमारे पास एक थोड़ा सा टफ आपको देखने में लगेगा, वो हमारे पास आता है DMG, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइड। क्या है, DMG। कंपाउंड में DMG नेगेटिव बनता है, वो ग्लाइऑक्साइड से आता है। पहले क्या होता है देख लीजिए, DMG को जब आप लोग बेसिक मीडियम में डालते हैं, बेसिकली अमोनियम हाइड्रोक्साइड में होता है, तो ये डायमर बना लेता है। ठीक है, ये डायमर बना लेता है, और जब डायमर बनाता है ये आता है चेरी रेड का PPT बन जाता है। क्या बन जाता है, निकेल की प्रेजेंस में कहानी होती है, चेरी रेड प्रेसिपिटेट, है ना। तो अब देखो क्या होता है कंपाउंड, पहले ध्यान सुनिएगा। आपके पास पहले डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड समझा, तो पहले ग्लाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखो, ये होता है इसमें डाइमिथाइल, इसके साथ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जब हमने निकेल के साथ कंपाउंड डाला, इसको आपको जरूरत नहीं, मैं आपको कंपाउंड समझाता हूँ कैसे बनता है। निकेल तो आ जाता है सेंटर में, निकेल को देखो डायमर बना रहा है, तो 2 एन के साथ, अब देखो डायमर का मतलब क्या है, ऐसे ही 2 कंपाउंड आ जाएंगे, एक ये है, एक और आ जाएगा मेरे पास, इसको उड़ा दो यहाँ से, इसको उड़ा दिया है मैंने अभी के लिए, यहाँ पे कंपाउंड थोड़ा सा बड़ा बनेगा। दो नाइट्रोजन थे, सॉरी मिटा दिए, 2 नाइट्रोजन थे इस तरफ, NH2 तो 2 की जगह पर हमारे पास कितने नाइट्रोजन आएंगे, 4 नाइट्रोजन आएंगे, और ये बॉन्ड बना रहे होंगे C के साथ CH3, डायमर बनाना है कंपाउंड में बेटा। और एक O और OH था, है ना, तो NH4OH से भी तो आपके पास यहाँ पे पानी आएगा, बेस भी तो आपने मीडियम ले रखा है, राइट। तो यहाँ पे कंपाउंड क्या बनेगा बेटा, एक O के साथ और एक OH के साथ। ठीक है, किसमें बेटा, C और N में। हाँ, वैसे C और N में ट्रिपल बॉन्ड रहता है, ट्रिपल बॉन्ड रहता है, लेकिन यहाँ पे डोनेशन की वजह से हम लोगों को सेटिस्फाई करना है, ऑक्टेट कंप्लीट दिखाना है, 2 4 6 8। C और N में ट्रिपल बॉन्ड रहता है साइनाइड, लेकिन यहाँ पे डोनेटो के कंपाउंड बना रहा है ना। ठीक है, तो ये आगे आपके पास OOH, और ऐसे ही सेम यहाँ पे क्या रहेगा, OH और O। ठीक है, ये कहानी समझ में आई, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे हो, तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये हमारे पास आता है DMG का, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड का, और इसमें 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ ध्यान से, मेटल अगर इधर आता है तो ये देखो जरा ऐसे, और अगर मेटल इधर आता है तो ऐसे। समझ आ रहा है कुछ, ये तो हो गई 5 मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, 1 2 3 4 5 6, ये तो कुछ ज़्यादा ही बनेगा इधर, यानी कि इधर मेटल नहीं बनेगा, रुक जाओ, है ना, ये मेटल नहीं बनेगा। एक बार इसे कंपाउंड NCERT में तो दिया नहीं है,
NCERT में दिया नहीं है, एक बार रुकिए। ये बना, यहाँ पर एक कंपाउंड बना रखा है और बेसिकली Ni को ना बीच में खोल रखा है, ये ऐसे समझो, ये ऐसे जुड़ा हुआ, ठीक है। तो ये Ni के साथ यहाँ पर ये कंपाउंड पूरा जो है Ni ऐसे, ये एक रिंग मान लो, तो रिंग गिनेंगे 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 6 मेंबर रिंग हो गई, ये 6 मेंबर रिंग हो गई, 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर रिंग हो गई और ये 5 मेंबर। मेटल तो यहाँ पे Ni आ गया, आई एम सॉरी मैं यहाँ पे बना रहा था, मेटल तो यहाँ पे Ni आ गया। क्लियर, समझ में आ गया कैसे बना है स्ट्रक्चर। तो ये कहानी थी हमारे पास। जो निकेल है ये इस तरीके से क्या बनाता है, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड। तो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आ गया, N के साथ OH, N के साथ OH, C बना दूं, ये तो बना ही दिया था। ये 6 कैसे हो रहा है, अभी तो 5 ही हो रहा है बेटा, अभी तो बताया मैंने आपको कि ये हमारे पास पूरा एक मान के चलो, यानी कि निकेल जो है हमारे पास एक रिंग के उसमें पार्ट है कि मेटल, आप मैंने क्या बोला, जब मेटल का बॉन्ड आएगा वो मेटलिक का एक बॉन्ड माना जाता है ये। तो ये एक बॉन्ड याद है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो कंपाउंड आ रहा है ये क्या बना रहा है, 6 मेंबर, 2 6 मेंबर रिंग बना रहा है, और एक क्या बना रहा है हमारे पास 5 मेंबर रिंग, ठीक है। समझ में आ रहा है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये चेरी रेड वाला कॉम्प्लेक्स, अच्छा ओके, इससे भी आपने याद दिलाया। देखो चेरी रेड पीपीटी का कॉम्प्लेक्स ये देता है ना, और इसीलिए अभी जो इस बार 2023 का जो नीट का सिलेबस है उसमें आपके पास कैटायंस एनायंस के टेस्ट भी ऐड हुए हैं, तो उसमें निकेल आयन को टेस्ट करने के लिए आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो। एनाइट ऐसे भी लिख सकते हो, Ni2 पॉजिटिव प्लस DMG इन NH4OH गिव्स डायमर ऑफ DMG2 पॉजिटिव, जो कि किसका होगा, चेरी रेड पीपीटी। तो ये अगर आया तो इसका मतलब कंपाउंड में क्या है, निकेल के आयन, ठीक है। तो आपके पास ये कंपाउंड एलिमेंट का टेस्ट यानी कि Ni2 पॉजिटिव का टेस्ट भी आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपके पास एक बाइडेंटेड लिगेंड है वो हमारे पास आता है ग्लाइसिनेटो, GLY। क्या होता है ग्लाइसिनेटो, है ज़्विटर आयन स्ट्रक्चर बनता है इसका, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। किस किस कंपाउंड का बनेगा बेटा, NH2 CH2 C डबल नेगेटिव, ये कंपाउंड बनता है बेटा, इसे हम लोग कहते हैं ग्लाइसाइनेट। वैसे तो ग्लाइऑक्साइड होता है, पर क्योंकि हमें एनायंस में नेगेटिव है तो इसलिए इसके नाम क्या किया जाएगा, ग्लाइसाइनेट, ग्लाइसिन, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइसाइनेट। ये वाले जो कंपाउंड है ये भी हमारे पास कैसा लिगेंड है, एक बाइडेंटेड लिगेंड है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो CH2 के साथ कंपाउंड बना लीजिए। देखो CH2 के साथ एक C के साथ एक डबल बॉन्ड हुआ है, एक वो नेगेटिव आएगा, 1 2 3, यहाँ पर NH2 है और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, मेटल। वही बोला ना, मेटल को एक बॉन्ड लेके चलेंगे, मेटल को एक बॉन्ड लेके चलेंगे। मैंने वहाँ पे मेटल नहीं दिखाया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों के पास पूछा जाता है कि कंपाउंड किससे जुड़ा है, अच्छा CH2 NH2 से जुड़ा है, तो फिर इसको आप ऊपर ही रख दो, NH2, मेटल को यहाँ दिखा दो, राइट, ये बॉन्ड, और इधर से बॉन्ड तो वही 5 का बन रहा है, 5 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन रही है, डाई डेंटेड लिगेंड है, 5 मेंबर रिंग, ठीक है। तो इसमें एक 5, और जो ऐसे 5 मेंबर या 6 मेंबर रिंग दिखाते हैं, रिंग फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स, इनको हम लोग क्या कहते हैं, किलेटिंग कंपाउंड्स या चिलेटिंग कंपाउंड्स भी आप लोग बोल सकते हो, जो भी आप बोल, है ना। और इस इफेक्ट को जो ये कहते हैं, इसे कहते हैं किलेशन, CHELATING, चिलेटिंग कंपाउंड्स। कौन से होते हैं चिलेटिंग कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स विच फॉर्म्स रिंग, और ये जनरली किस में देखने को मिलेंगे, पॉलीडेंटेट के केस में मिलेंगे। क्या मोनोडेंटेट में रिंग आया, नहीं आया, पॉलीडेंटेट में आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को पता रहनी चाहिए कि हमारे पास चिलेटिंग कंपाउंड्स क्या होते हैं, रिंग फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर कॉल्ड चिलेटिंग कंपाउंड्स एंड द इफेक्ट इज नोन एज चिलेशन।
अब मैं कल आपको सारे मोनोडेंटेट के और बाइडेंटेट के जो भी बचे ट्राई वेट्रा पेंटा उन सब के छोटे मोटे जो भी चीज़ें आ सकती हैं क्वांटिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सारा बता दूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास वेट कर रही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। जाओ जाओ भागो यार।